हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, आज हम उद्देश्य प्रस्ताव को देखेंगे, ठीक है। और उद्देश्य प्रस्ताव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट या संविधान सभा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखेंगे, ठीक है। और कल से हम आर्टिकल की ओर बढ़ेंगे, ठीक। तो हेडिंग डालते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान एवं राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था, ठीक है। फिर डालते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे दिया, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, ठीक है। जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। यह संविधान निर्माण की एक रूपरेखा रखी गई, जान लो, ठीक है। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। ये एक प्रकार के संविधान की रूपरेखा है, उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि इसकी झलक आज प्रस्तावना में देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक अलग से पॉइंट लिख लेना कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ठीक है, उसकी झलक, उद्देश्य प्रस्ताव की झलक वर्तमान में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में देखने को मिलता है। ठीक, प्रस्तावना या उद्देशिका, इसे उद्देशिका भी कहते हैं, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव की झलक वर्तमान में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में देखने को मिलता है, ठीक है। और यह 22 जनवरी, उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, वह किस डेट को संविधान सभा ने स्वीकार किया? 22 जनवरी 1946 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया, ठीक है। और प्रस्तुत कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, प्रस्तुत किया गया था। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया, ठीक है। और अब संविधान से कुछ मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, ठीक। इसे रफ करते हैं। लिखेंगे संविधान सभा की मुहर। संविधान सभा की मुहर, ठीक। पहला। दूसरा, भारतीय संविधान के सुलेखन। भारतीय संविधान के सुलेखन। सुलेखन मतलब लिखने वाला, उसको सुलेखन, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? भारतीय संविधान के सुलेखन और संविधान के सुलेखन। भारतीय संविधान के सुलेखन प्रेम बिहारी नारायण राम रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण राम जायदा ने इसका सुलेखन किया था, ठीक है। और संविधान, अब
क्या है, देखो संविधान सभा की मुहर हाथी हो गई, ठीक है। भारतीय संविधान के सुलेखन प्रेम बिहारी नारायण रामजादा है, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है कि ये जो मतलब पॉइंट नहीं, एक हिसाब से एक क्वेश्चन की तरह समझिए कि जो भारतीय संविधान था वो एक प्रकार से समितियों के आधार पर बना। तो भारतीय संविधान समितियों के आधार पर बना, समितियों के आधार पर बना। अब इसमें कुछ छोटी समिति, कुछ बड़ी समिति, कुछ उप समिति रही होंगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले डालो बड़ी समिति। बड़ी समिति इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना, ठीक है। छोटी समिति, फिर उप समिति, ठीक है। बड़ी समिति, छोटी समिति और उप समिति, ठीक है। तो जो बड़ी समिति है वो 8 है, छोटी समिति 13 है, ठीक है, और उप समिति 5 है। ये कुछ छोटी बड़ी और उप समिति हैं, ठीक है, और इन्हीं के आधार पर संविधान का निर्माण हुआ है, ठीक है। उप समिति परामर्श प्रकृति की थी। ये जो उप समिति हैं ये परामर्श प्रकृति की थी, ठीक है। तो संविधान सभा की मुहर हाथी है। भारतीय संविधान को सुलेखन करने वाले प्रेम बिहारी नारायण रामजादा। भारतीय संविधान समितियों के आधार पर बना है। इसमें कुछ छोटी समितियां हैं, कुछ बड़ी समितियां हैं, कुछ उप समितियां हैं। जैसे बड़ी समितियां 8 हैं, छोटी समितियां 13 हैं और उप समितियां 5 हैं। अब बड़ी समितियों के नाम लिख लेते हैं, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो अब हम जैसे इन्हें लिख रहे हैं वैसे लिखना। अगर आप नोट बना रहे होगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। पहले डाल लेंगे संचालन समिति, संचालन समिति, ठीक है। फिर एकदम पास में, ज्यादा पास मत करना, लेकिन लगभग में पास में कर देना। नियम प्रक्रिया, नियम व प्रक्रिया समिति, ठीक है। ये दो समितियां पास में हो गई। फिर एक थोड़ी सी जगह छोड़ देना, जैसे कि इतनी मैंने जगह छोड़ दिया, ठीक है। अब लिखना संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। फिर अगली है संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, ठीक। संघ शक्ति समिति। फिर राज्यों से समझौता करने वाली समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति, ठीक। कितनी हो गई? 3 2 5 समितियां हो गई, ठीक। फिर थोड़ी सी जगह छोड़ना हमें, और अभी ये समझ में आ जाएगा क्यों हम जगह थोड़ी थोड़ी छुड़वा रहे हैं, ठीक। तो अगली हो गई प्रांतीय समिति, प्रांतीय संविधान समिति, ठीक। प्रांतीय संविधान समिति। फिर अगली होगी मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, ठीक। मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति। फिर लास्ट में है प्रारूप समिति, जिसके शायद अध्यक्ष आप सभी लोग जानते होंगे। प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमिटी, प्रारूप समिति, ठीक। ये आपकी 8 समितियां हो गई। 3 2 5 3 8। इधर क्या है? ये आपकी समिति है, ठीक। और इधर आपके अध्यक्ष होंगे, ठीक है। तो अब इनके हम अध्यक्ष लिखना शुरू करते हैं, ठीक। अब ये दो पास पास में क्यों लिखवाया? देखो, संचालन समिति, संचालन का मतलब होता है चलने वाला, संचालन।
और जैसे कोई वाहन लेकर निकला, ठीक है, वाहन जो चला रहा है उसे नियम व प्रक्रिया की जानकारी होगी तभी तो वाहन चलाएगा। रूल रेगुलेशन जब उसे पता होगा तभी तो वो वाहन कोई चलाएगा, ठीक है। तो संचालन, जो संचालन करेगा उसे नियम और प्रक्रिया का पता होगा, वही संचालन करेगा, ठीक है। तो जिसे नियम और प्रक्रिया का पता होगा वही तो संचालन करेगा। तो इन दोनों समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या यहाँ पर बताया? जिसे नियम और प्रक्रिया या कानून के बारे में जिसे पता होगा वही काला कोट पहनकर आए कोर्ट के सामने खड़ा होगा। जो न्यायाधीश होगा उसके जिसे कानून का पता होगा वही न्यायाधीश बन सकता है, मतलब वही संचालन कर सकता है। या काला कोट वही पहनकर खड़ा होगा न्यायाधीश के सामने जिसे कानून के बारे में पता होगा, ठीक है। तो इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं, जिसे नियम का पता होगा वही संचालन करेगा, ठीक। फिर है संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति। तो देखो इसमें तो रूट वर्ड ले लो, संघ। देखो अब 8 समितियों में से और कोई संघ में, मतलब और कोई समितियों में संघ नहीं है, ठीक। इसमें रूट वर्ड ले लिया, संघ संघ, ठीक। संघ संविधान, संघ शक्ति, ठीक। और अब ये देखो, राज्यों से समझौता करने वाली समिति। राज्यों से समझौता कौन कराएगा? राज्यों से समझौता हम जाकर तो करा नहीं सकते। जिसके पास शक्ति होगी, जिसके पास शक्ति होगी वही राज्यों से समझौता कराएगा। तो इसमें क्या हम ध्यान करेंगे कि जिसके पास शक्ति है वही राज्यों से समझौता कराएगा, ठीक है। तो इसमें क्या समझे? अब इन तीनों समितियों के इन दो समितियों में रूट वर्ड ले लो कि संघ संविधान, संघ शक्ति, ठीक। और इसमें क्या है? शक्ति, जिसे देखो शक्ति, और जिसके पास शक्ति होगी वही राज्य से समझौता कराएगा। और संघ संविधान यही देख लो, जिसे संविधान का ज्ञान होगा उसे अपने आप शक्ति हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है। और जब उसके पास शक्ति होगी तो राज्यों का समझौता करवाएगा, ठीक है। जिसे संविधान का नॉलेज होगा उसके पास शक्ति होगी, और जिसके पास शक्ति होगी वो संविधान का वो राज्यों का समझौता कराएगा, सॉरी, राज्यों का समझौता कराएगा। तो ये कौन है? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। उम्मीद कर सकता हूं आपको समझ में आएगा। संचालन समिति, जिसे नियम का पता होगा, कानून का पता होगा, प्रक्रिया उसे पता होगी, वही संचालन करेगा। इसमें क्या है? जिसे संविधान का नॉलेज हो, संविधान का नॉलेज होगा, उसके पास शक्ति होगी, और जिसके पास शक्ति होगी वो राज्यों का समझौता करवाएगा, ठीक है। उम्मीद कर सकता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। फिर अगली है ये दो, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति। तो इसमें अब सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय समिति, देखो अब यहाँ पर राज्य निकल गए तो अब कौन सी बचे? प्रांत ही बचे। तो प्रांत के संदर्भ में सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। और मूल अधिकार अल्पसंख्यक, मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप समिति तो हर किसी को लोगों में पता होगा। तो प्रारूप समिति के डॉक्टर BR अंबेडकर, अंबेडकर, ठीक, डॉक्टर BR अंबेडकर। उम्मीद कर सकता हूँ आपको ये समझ में आई होंगी, ठीक है। तो अब हम कुछ छोटी समितियां देख लेते हैं, और छोटी समितियां हम बढ़ते बढ़ते देखते रहेंगे, ठीक है। इसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। संचालन समिति और नियम व प्रक्रिया समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान, संघ शक्ति और राज्य से समझौता करने वाली समिति, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, डॉक्टर BR अंबेडकर, ठीक है। अब कुछ छोटी समितियां देखते हैं। अब देखो, एक ध्यान करो, लिखा था मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति। क्या लिखे थे? मूल अधिकार
अल्पसंख्यक समिति जो उप समितियों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उनकी जो मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति है उसकी उप समितियां, ठीक। तो ये क्या लिखा था, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति। इसके अध्यक्ष कौन बताए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। अब इसमें देखो थोड़ा, अगर हम बीच से और हटा दें और इन्हें बीच से अलग कर दें, ये दोनों समितियां अलग अलग हो गई, ये दोनों समितियां अलग अलग हो गई, ठीक। तो मूल अधिकार, अब इसमें क्या लिखेंगे, मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार उप समिति, ठीक। अल्पसंख्यक उप समिति, उप समिति, ठीक। अब ये दोनों अलग अलग हो गई, उप समितियां हो गई, ठीक है। पहले ये मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति थी, अब ये क्या हो गई, उप समिति हो गई, ठीक है। उप समिति जो 5 बताया था उन्हीं में से ये 2 हो गई, ठीक है। तो उप समिति, तो इसके जो है मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष हैं जेबी कृपलानी। याद रखना, ये जो 8 समितियां बड़ी बताई गई उन्हें याद रखना, और ये 2 समितियां के अध्यक्ष जरूर याद रखना। इसके कौन है, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, ठीक है। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी हैं, और अल्पसंख्यक समिति एच.सी. मुखर्जी। मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, याद रखना, ठीक। फिर अब कुछ छोटी समितियां 2-3 हैं जो देख लेते हैं। सबसे पहले डालते हैं राष्ट्रध्वज या झंडा समिति, राष्ट्रध्वज समिति या झंडा समिति एक ही होगी, ठीक। चाहे राष्ट्रध्वज पूछ ले राजेंद्र प्रसाद, चाहे झंडा समिति पूछ ले राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राष्ट्रध्वज समिति, फिर नागरिकता समिति, नागरिकता पर समिति, नागरिकता समिति, ठीक। और कार्य संचालन क्रम समिति, कार्य संचालन क्रम समिति, कार्य संचालन क्रम समिति, ठीक। तो इसके कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नागरिकता समिति, नागरिकता समिति के हैं एस वर्धाचारी। और कार्य संचालन क्रम समिति के.एम. मुंशी, ठीक, याद रखना है। राष्ट्रध्वज समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और नागरिकता समिति एस वर्धाचारी, कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। अब ध्यान रखना, संचालन समिति, नियम और प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे, बड़ी समितियां हैं, कार्य संचालन समिति, और दूसरी कौन थी, नियम और प्रक्रिया समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो उन समितियों को याद रखना, इन्हें भी याद रखना। अब हम जो ये प्रारूप समिति है, ठीक है, उसमें जो रीडिंग हुई थी, ठीक है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। देखो, प्रारूप समिति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं
क्योंकि वो संविधान का एक ड्राफ्ट पहले तैयार किया, फिर उसी के बेस पे संविधान का निर्माण हुआ है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे प्रारूप समिति, मतलब प्रारूप समिति वही देखेंगे बस, प्रारूप समिति, बाकी समितियां नहीं, क्योंकि प्रारूप समितियां सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी से मतलब इसी समिति से संविधान का निर्माण हुआ है। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में हुआ। पहले लिख लो गठन, 29 अगस्त 1947 मतलब 1947 में हुआ। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। ड्राफ्ट कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। अब देखो इसकी रीडिंग देख लेते हैं। ठीक है, इस रीडिंग नहीं, अभी इसके प्रारूप देखते हैं। ठीक है, रीडिंग तो बाद में होगी, जब थर्ड प्रारूप प्रस्तुत किया जाएगा तो उस पर रीडिंग होगी, रीडिंग। ठीक, और रीडिंग के बाद जो थर्ड रीडिंग होगी, थर्ड रीडिंग के बाद संविधान सभा को लागू कर दिया जाएगा आंशिक रूप से उस वक्त। ठीक, जब इसकी थर्ड रीडिंग कंप्लीट होगी तो संविधान को आंशिक रूप से लागू किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये फर्स्ट प्रारूप कब प्रस्तुत करती है? फर्स्ट प्रारूप मतलब जो संविधान का ड्राफ्ट, जैसे घर बनवाते हो पहले, तो उसके पहले यहाँ पर दीवार होगी, यहाँ से ये होगा, ये यहाँ से होगी, किचन यहाँ पर होगा। ठीक है, आंगन यहाँ, तो ऐसे ही ड्राफ्ट पहले तैयार किया गया। तो पहले फर्स्ट ड्राफ्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड ड्राफ्ट तैयार किए गए, बाद में उसको तैयार किया गया। तो फर्स्ट ड्राफ्ट या फर्स्ट प्रारूप फरवरी 1948 में दिया, फरवरी 1948 में दिया। ठीक, फर्स्ट प्रारूप। सेकंड प्रारूप, सेकंड प्रारूप अक्टूबर 1948 में दिया। ठीक, फिर थर्ड प्रारूप जो कि अंतिम प्रारूप होगा। ठीक है, ये 4 नवंबर 1948 को दिया। ठीक है, 4 नवंबर 1948 को दिया। ठीक, और ये अंतिम ड्राफ्ट होगा, अंतिम प्रारूप होगा, ये अंतिम है। अब इस पर रीडिंग होगी, वाचन होगा इस पर। तो अब वाचन की डेट और इनका ईयर याद रखना, ईयर और मंथ, क्योंकि ईयर तो तीनों का सेम ही है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रारूप फरवरी 1948 में दिया गया, सेकंड प्रारूप अक्टूबर 1948 को, और थर्ड प्रारूप 4 नवंबर 1948 को दिया, जो कि अंतिम प्रारूप होगा। ठीक है, अब अंतिम प्रारूप की रीडिंग जो होगी उसमें उन्हें देखते हैं। थर्ड प्रारूप 4 नवंबर 1948 को दिया गया। ठीक है, ये अंतिम प्रारूप होगा। अब इस पर रीडिंग वाचन, जो कि ये फर्स्ट वाचन होगा, फर्स्ट वाचन मतलब फर्स्ट रीडिंग। ठीक है, इस पर रीडिंग हुई। ठीक, कितने दिन तक हुई? तो ये 9 नवंबर 1948 तक हुई। 9 नवंबर 1948 मतलब 5 दिन की रीडिंग। 5 दिन इस पर बहस चला, नहीं ये चीज होगा, नहीं वो चीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक कमेटी बैठी होगी, फिर ये प्रस्तुत किया गया होगा, सबको दिखाया गया होगा। ठीक है, तो इस पर बहस चली कि हाँ मतलब वाचन हुआ, हर कोई पढ़ा, देखा क्या सही है क्या गलत है, उसे रखा गया। ठीक है, तो पहली रीडिंग हुई 4 नवंबर से 9 नवंबर तक, 4 नवंबर से 9 नवंबर तक मतलब 5 दिन रीडिंग चली है। ठीक, 5 डेज चली।
5 डेज चली। ठीक, सेकंड रीडिंग, ये फर्स्ट रीडिंग है, हाँ सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग ये 15 नवंबर से 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चली। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चली। ये पूरे 11 माह चली, 11 माह चली। सेकेंड रीडिंग 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चली। 11 माह पूरे ये रीडिंग चली। ठीक, फिर थर्ड रीडिंग जो कि लास्ट रीडिंग होगी। थर्ड रीडिंग ये 14 नवंबर 1949 से 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर टू 26 नवंबर 1949 तक चली। ठीक, फर्स्ट सेकंड प्रारूप, थर्ड प्रारूप 4 नवंबर 1948 को प्रस्तुत किया गया। इसमें फिर इस पर रीडिंग हुई। ठीक है, पहली रीडिंग प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर तक चला। ठीक, जो 5 डेज के लिए चला। ठीक है, सेकंड रीडिंग हुई तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला, जो कि 11 माह तक चला। और अंतिम रीडिंग मतलब थर्ड रीडिंग या अंतिम रीडिंग 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चली। ठीक है, तो ये जो है लास्ट रीडिंग थी। ठीक, ये लास्ट रीडिंग है। इसी दिन संविधान को अंगीकृत कर दिया गया। तो इसी दिन नहीं, इस दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से अंगीकृत कर दिया। अंगीकृत कर दिया मतलब कुछ आर्टिकलों को लागू कर दिया गया, जिसमें कुछ आर्टिकल मतलब 16 आर्टिकल थे। 16 आर्टिकल को 16 अनुच्छेद को लागू कर दिया। ठीक, ये आंशिक रूप से मतलब उसमें थोड़ा भाग लागू कर दिया जो लागू करने चाहिए थे। ठीक है, उस वक्त परिस्थिति जो थी उस हिसाब से उन्हें लागू कर दिया गया। ठीक, 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। ठीक है, और प्रस्तावना में यही तारीख वर्णित है, जो ये वाली है प्रस्तावना में यही तारीख वर्णित है कि इसी दिन संविधान को लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो अब ये जो 16 आर्टिकल हैं इन्हें बाद में लिखवा देंगे। और अब कल हम देखेंगे जो संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल। तो ये टॉपिक मान लो कंप्लीट हो चुका। अब आर्टिकलों को देखेंगे और उन्हें जल्द से जल्द कवर कर लेंगे। बाद में इसकी प्रैक्टिस देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।